नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद रियाज खान उड़ान आईएएस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष 2012 से 19 तक प्रारंभिक परीक्षा वन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विश्लेषण श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक होगा भारत के भूगोल के अंतर्गत भाग 4, जिसमें हम अध्ययन करेंगे खनिज संसाधन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग, जनजाति, प्रजाति और विविध यानी मिसलेनियस प्रश्नों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? सीजीपीएससी 2018। तो बॉक्साइट अयस्क का जो मुख्य धातु है वो है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग में हम बॉक्साइट को अयस्क के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी इसका पहला ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में देश में अग्रणी है? सीजीपीएससी 2018। तांबे के उत्पादन में। तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का मलाज खंड की खान, जो बालाघाट जिले में स्थित है। इसके अलावा यहां मलाज खंड में मैग्नीज का भी उत्पादन होता है, लेकिन मलाज खंड जाना जाता है तांबे के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किसका है? निम्नांकित प्रकारों में सबसे पहला मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये चारों प्रकार ऑप्शन में दिया है। सर्वाधिक जो भंडार है वो हेमेटाइट प्रकार का है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटाइट से मात्र 10% ही इसका भंडारण है। हेमेटाइट का 80% भंडारण हमारे भारत में है, जबकि सीडेराइट और लिमोनाइट जो कि सबसे लो क्वालिटी का लौह अयस्क है, मात्र 10% ही इसका भारत में भंडारण है। तो मैग्नेटाइट जो सबसे हाई क्वालिटी का है 10%, लेकिन अगर सर्वाधिक भंडारण की बात करें तो भारत में 80% भंडारण हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क का है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? सीजीपीएससी 2016। तो राजस्थान का खेतड़ी जो है वो जाना जाता है तांबे के लिए, न केवल आज से बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही ये तांबे के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ई आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है? सीजीपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न। इसमें ऑप्शन में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान। यहां पे याद रखिएगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो है वो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। ऑप्शन में ये आपका क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? एमआई 2018। यहां पर ऑप्शन में बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश दिया हुआ है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो अभ्रक के उत्पादन में पहला स्थान है, जबकि राजस्थान जो है वो अभ्रक के उत्पादन में दूसरा स्थान है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अब बात करते हैं ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कोयला से पूछे गए प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सीजीपीएससी 2017 का प्रश्न है। सोन नदी घाटी क्षेत्र, यहां से भी कोयला पाया जाता है। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये सभी के सभी कोयला क्षेत्र हैं, लेकिन अगर बात हो रही है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र की तो वो है आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। इसी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में भारत का पहला सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र झरिया स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज स्थित है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी जो है वो सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र है, इसी घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला बात करते हैं पेट्रोलियम की।
तो निम्नांकित राज्यों में से वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सीजीपीएससी 2015। तो पेट्रोलियम के उत्पादन में वर्ष 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? राजस्थान। यहां पर एक चीज और समझिएगा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो उत्पादन है वो तटों के बाहर के अपतटीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। कुल का 50% जो पेट्रोलियम उत्पादन है और नेचुरल गैस का उत्पादन है वो कहां पर है? अपतटीय क्षेत्रों में है। और इसके अलावा जो भारत के राज्यों में उत्पादन है, उन राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न परमाणु शक्ति से है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां हुई थी? सीजीपीएससी 2013 का प्रश्न। तो इसमें कल्पक्कम ऑप्शन में दिया हुआ है, कल्पक्कम, कोटा, तारापुर, नरोरा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है तारापुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है और 1969 में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो यहीं स्थापित किया गया था। अगला है ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सीजीपीएससी 2018। नवीकरणीय ऊर्जा, यहां पे बात अगर ऊर्जा संसाधन को बांटने की करें तो एक तरफ नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। यहां पर जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसे अप्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत कहते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो प्रदूषणकारी मतलब कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जीवाश्म ईंधन है, इनके जलने से प्रदूषण होती है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होती। तो यहां पर देखिए कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल जो पेट्रोलियम का एक उत्पाद है, ठीक है, ये सभी के सभी आपकी अनवीकरणीय के अंतर्गत आती है, जो प्रदूषणकारी है, जो जीवाश्म ईंधन है। लेकिन बायोमास की बात करें तो बायोमास हो गई, जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, ये सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही जवाब है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक रही? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, इन सभी संसाधनों में से सर्वाधिक क्षमता देश में सर्वाधिक क्षमता किसकी रही? तो याद रखेगा बायोमास शक्ति नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, अपशिष्ट जनित ऊर्जा नहीं, पवन शक्ति जो है वो सर्वाधिक देश में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान की है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। हमारे भारत में 61% योगदान रहा है पवन ऊर्जा का। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंदर 61% का योगदान देती है। अगला प्रश्न है हमारा उद्योग से। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में है? सीजीपीएससी 2018 का प्रश्न है। लौह इस्पात उद्योग यानी कि आयरन एंड स्टील प्लांट को स्थापित करने वाला जो क्षेत्र होता है वो या तो लौह अयस्क क्षेत्र होता है या तो फिर कोयला क्षेत्र होता है। ठीक है, अगर कोयला क्षेत्र में उद्योग स्थापित किया गया है तो लौह अयस्क कच्चे माल को हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट से मंगा लेंगे। अगर लौह अयस्क के क्षेत्र में है तो कोयले को ट्रांसपोर्ट से मंगा लेंगे। तो ये दो क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इनके बीच में भी उद्योग स्थापित कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आधा ट्रांसपोर्टेशन लौह अयस्क का होता है और आधा ट्रांसपोर्टेशन कोयले का होता है। ठीक है, फिर भी मतलब उतना ही पड़ता है। तो अगर इसका सही जवाब अगर बात करें तो जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर जो है वो आपका कौन से क्षेत्र में है? दोनों के मध्य वाले क्षेत्र में। वहीं पर दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर आपका कोयला क्षेत्र में, बोकारो कोयला क्षेत्र में, भद्रावती जो है वो लौह अयस्क के क्षेत्र में, जमशेदपुर जो है वो दोनों के मध्य में स्थित किया गया स्टील प्लांट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? सीजीपीएससी 2015 का प्रश्न है। तो यहां पर याद रखिएगा 1818 की बात करूं तो 1818 में देश का पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग कलकत्ता के
फोर्ट ग्लास्टर में शुरू हुई थी, लेकिन वो क्या रही, असफल रही। उसके बाद 1854 में बंबई में कवास जी डावर द्वारा पहला सूती वस्त्र उद्योग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, जो क्या रही आपकी, सफल रही। तो मुंबई में 1854 में कवास जी डावर द्वारा सूती वस्त्र का सबसे पहला मिल खोला गया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1854। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? सीजीपीएससी 2012। जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग है, दुर्गापुर में दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट, टाटानगर में स्टील प्लांट है। लेकिन बात करें झरिया की, तो झरिया एक कोयला क्षेत्र है जहां पर स्टील प्लांट नहीं है। अब झरिया के साथ एक बोकारो भी पड़ता है झारखंड में, बोकारो में बोकारो स्टील प्लांट है, लेकिन झरिया में स्टील प्लांट नहीं है। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? यहां पर भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो यूएसएसआर के सहयोग से निर्मित हुआ। सलेम आपका तमिलनाडु में है। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो भी यूएसएसआर के सहयोग से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। दुर्गापुर की बात करें तो ये आपका ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, उस समय का यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से निर्मित हुआ। राउरकेला की बात करें तो ये आपका जर्मनी के सहयोग से क्या हुआ, निर्मित हुआ है। ठीक है, तो जर्मनी के सहयोग से निर्मित होने वाला या स्थापित होने वाला स्टील प्लांट की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला होगा। चलिए अब हमारा अगला सवाल परिवहन के ऊपर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 है? सीजीपीएससी 2017 का प्रश्न है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गोदावरी कृष्णा बेसिन गलत है, महानदी ब्राह्मणी नदी गलत है, ब्रह्मपुत्रा नदी गलत है। यहाँ पे गंगा नदी जो है, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। ठीक है, तो याद रखिएगा गंगा नदी पर इलाहाबाद से कहां तक, फरक्का तक, और फरक्का के बाद कहां तक, हुगली नदी में हल्दिया तक। ये आपका क्या है, नेशनल वाटर हाईवे 1 है, जो कौन सी नदी पर है, गंगा नदी या फिर भागीरथी। ठीक है, भागीरथी हुगली जल मार्ग कहते हैं इसे। तो ऑप्शन नंबर डी ये जो है ये क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? सीजीपीएससी 2012 का प्रश्न। तो अगर सड़कों के घनत्व की बात करें तो सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है आपका बी ऑप्शन, केरल में सर्वाधिक है सड़कों का घनत्व। ना नेशनल हाईवे की बात हो रही है, ना स्टेट हाईवे की बात हो रही है, ना डिस्ट्रिक्ट रोड की बात हो रही है, ना रूरल रोड की बात हो रही है। यहां पे सभी सड़कों की बात हो रही है। तो सड़कों की डेंसिटी, घनत्व यानी कि जाल सर्वाधिक कहां देखने को मिल रही है? केरल में सर्वाधिक है 2012 के आंकड़ों के अनुसार। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो स्वर्ण चतुर्भुज यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास के लिए? तो नेशनल हाईवे के विकास के लिए सबसे पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी। दूसरे चरण में गलियारों का निर्माण यानी गलियारा परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को क्या कर रहा था, जोड़ रहा था। यहां पे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रयोग की गई थी। ये सबसे पहली परियोजना, ठीक है, नेशनल हाईवे के लिए सबसे पहली परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जहां पे हमने 4 महानगरों को क्या किया, आपस में जोड़ा। जहां पे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को क्या किया गया था, आपस में जोड़ा गया था। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन कौन सा है? एमआई माइनिंग इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया प्रश्न। तो सबसे बड़े कंटेनर पत्तन की बात करें तो सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन जो है वो जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब होगा, जिसे नाहवा शेवा बंदरगाह भी कहते हैं। तो नाहवा शेवा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। मुंबई की ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए इस बंदरगाह की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला प्रश्न जो जनजाति प्रजाति से संबंधित है, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो यहां सीजीपीएससी 2018 का प्रश्न है।
तो हलाम नोटिया जनजाति जो है वो संबंधित है त्रिपुरा से, ये याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सीजीपीएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है, सूची 1 में दी गई है जनजाति, सूची 2 में दिया गया राज्य। यहां पर जनजाति में संथाल, भील, टोडा, जरावस, और वहीं राज्यों में तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, झारखंड और राजस्थान दिया हुआ है। संथाल की बात करें तो संथाल जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है। भील जनजाति जो है वो राजस्थान में, यानी कि अगर आप इसका ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन गलत है, उसमें हाईलाइट है, गलत है। ठीक है, बी की बात करें तो 1 में सी, ए में तीसरा ऑप्शन, बी में चौथा, ठीक है। और फिर टोडा है आपका तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में टोडा जनजाति निवास करती है। और जरावस की बात करें अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो जरवा, जिसको आप जरावस जनजाति भी कहते हैं, सीजीपीएससी 2016 का पूछा गया प्रश्न कि जरवा जनजाति कहां पाई जाती है। तो यहां पर देखिए अंडमान निकोबार अभी हमने देखा, तो निकोबार द्वीप समूह में जराव या फिर जरवा जनजाति पाई जाती है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह सीजीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न, सबसे बड़ा भाषाई समूह है आपका इंडो आर्यन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें विविध यानी मिसलेनियस से, जो किसी भी टॉपिक से संबंधित नहीं है। प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। सीजीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न, ये बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। यहां पर अगर आप देखिए कि पृथ्वी पर ये हो गई आपकी इक्वेटर, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, 23.5 पे कर्क रेखा और 23.5 पे मकर रेखा। बात हो रही है मकर रेखा पर लंबवत चमकने की, तो जब मकर रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी, यानी कर्क रेखा पर सूरज की तिरछी किरणें पड़ेगी। तिरछी किरणों का मतलब होता है लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर। ठीक, तो यहां पर देखिए उत्तर पश्चिम भारत या फिर पूरा का पूरा भारत भी बोला जाता तो भी ठीक रहता। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर ही हमारा क्या है, भारत स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब विकसित होगा। यहां पर आप देखेंगे हाई प्रेशर क्या होता है, निर्मित होता है। लो प्रेशर का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि लो टेम्परेचर वाले क्षेत्र में लो प्रेशर का निर्माण नहीं होता, वायु दाब में परिवर्तन नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तापमान बढ़ जाएगा तो भैया तिरछी किरणों से कभी भी हाई टेम्परेचर नहीं होता, लो टेम्परेचर होती है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। सीजीपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा पीएसएल। पीएसएल तरंगे जो है भूकंप के समय पीएसएल तरंगों का उद्भव होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस जनपद पर सुनामी का विध्वंसकारी प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। SEE स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017-18 में पूछा गया प्रश्न, सही जवाब है नागपट्टिनम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2018, सबसे बड़े ग्रह का नाम है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति। अब सबसे लास्ट प्रश्न की बात करें, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिम भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2018, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल दिया गया है। पृथ्वी के इक्वेटर, कर्क रेखा और मकर रेखा, यहां पर जब सूरज की सीधी किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है तो कर्क रेखा पे हाई टेम्परेचर पे कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर का निर्माण होगा। यानी कि उत्तर पश्चिम भारत हो या पूरा का पूरा भारत हो, क्यों? क्योंकि हमारा भारत कहां पर स्थित है, कर्क रेखा में स्थित है। तो यहां पर लो प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब विकसित होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। इसके साथ हमारा भारत के भूगोल का भाग 4 भी कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत हमने खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग, जनजाति, प्रजाति और विविध प्रश्नों पर हमने क्या की चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, टेक केयर।